नमस्कार दोस्तों, आप सही का ट्रेड आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। बहुत दिनों के बाद हम आईटीबीपी किचन सर्विसेज और ट्रेड्समैन का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और ये पूरा फुल मॉक टेस्ट रहने वाला है। यानी कि 50 क्वेश्चंस आप सभी के पूरे रहने वाले हैं। आप सभी लगाइएगा, मन से लगाइएगा, मेहनत से लगाइएगा और अपना स्कोर, जो भी आपका स्कोर हुआ है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा आप सभी, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो हमारे रहने वाला है वो रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। हम सेक्शन वाइज पूरा करेंगे। आप सभी को पता है यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। चलते हैं मॉक टेस्ट से फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी का रीजनिंग का आया हुआ है, जो आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर कौन संख्या आएगी आप सभी को, ये आप सभी को पता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है आप सभी को। आपको सीरीज बनाना है, कैसे बनाओगे देखो। 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96 और 96 के आगे 96 के दूना 192 और 192 के दूना क्या होगा 19 दूना 38। यानी कि ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप सभी का वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि कथन कह रहा है कि कुछ पेड़ जो है वो फूल है। जैसे कुछ पेड़ जो है वो फूल है, अगर ये पेड़ है तो ये क्या है मेरे भाई, फूल है। बोला जा रहा है कि कोई फूल लाल नहीं है। इस वाले स्टेटमेंट को देखो, कोई फूल जो है वो लाल नहीं है, यानी कि फूल और लाल का कोई संबंध नहीं है। बोला जा रहा है कि सभी पेड़ लाल हैं, तो सभी पेड़ लाल नहीं हो सकते क्योंकि कुछ पेड़ तो फूल है और फूल लाल नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सभी लाल फूल हैं, सभी लाल फूल हो नहीं सकते, ये तो हमें पहले ही मना कर दिया है। कुछ पेड़ लाल नहीं है, कुछ पेड़ लाल नहीं है, ये बात तो हम संभावना बन सकती है। देखो कुछ पेड़ लाल नहीं है क्योंकि कुछ पेड़ और फूल का हिस्सा जुड़ा हुआ है यहाँ पर देखो ये, तो सभी पेड़ तो लाल नहीं हो सकते। तो कुछ पेड़ लाल नहीं है, ये बात तो सच है, ये बात तो सच है कि कुछ पेड़ लाल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट आप सभी का राइट स्टेटमेंट जाएगा, थर्ड नंबर। तो केवल थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट है वो आपका राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट नंबर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आप सभी का अच्छा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 10, फिर इसके बाद @7, फिर एस्टिक 60, फिर हैज 90, ये मिलाकर कितना बन रहा है 4300 बन रहा है। तो हमें बताना है इन जो ये सैंबल्स दिए गए हैं इनके स्थान पे क्या आएगा। देखो हमसे बोला जा रहा है कि 10 है, 70 है, 60 है और 90 है, इसको मिलाकर हमें 4300 बनाना है। 4300 कैसे बनाएंगे बताओ। अगर हम यहाँ पर गुणा कर दे तो 7 छंग 42 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़े यानी कि प्लस और प्लस यहां लगा दे, यानी कि एड रेट की जगह पे प्लस लगा दे, एसटी की जगह पे गुणा लगा दे और यहां पर हैश की जगह पे प्लस लगा दे, तो बन जाएगा हमारा। तो हमें इसका आंसर देना है, हमें 80 @ 40 एस्ट्रिक 50 हैश 60, यानी कि क्या है 80, 40, 50 और 60। तो हमें पता है कि क्या लगाना है, हमें एट द रेट की जगह पे प्लस लगाना है, एसटी की जगह पे गुणा लगाना है और हैश की जगह पे फिर प्लस लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 चौक 20 यानी कि 2000 ये हो जाएगा और 8 6 14 यानी 140 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2140। 2140 कहां पर है हमारा, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला जा रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है। ए भागे बी का मतलब है ए बी का बेटा है। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है। तो हमें इसका आंसर देना है, हमें कैसे निकालेंगे, यहां तक का केवल है। तो बोला जा रहा है कि ए भागे बी, यानी ए भागे बी का मतलब क्या है, ए बी का बेटा है। ए जो है वो बी का क्या है, बेटा होगा, कोई भाग का मतलब बेटा होता है, यानी ये प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। अभी बी के बारे में नहीं पता कि मेल है फीमेल, पता नहीं पता। बी प्लस सी, प्लस का मतलब कि माँ है, तो बी सी की माँ है। यहाँ लिखा ए बी की माँ है तो यहाँ बी सी की माँ है। बी जो है वो सी की माँ है, सी की माँ है तो माइनस कर देते हैं। अभी सी का जेंडर हमें नहीं पता है। सी गुणे डी, गुणा का मतलब क्या है, पिता है, यानी कि सी डी का पिता है। सी डी का पिता है तो यानी पिता है तो प्लस होगा, हो गया। यानी हमें बताना है ए का डी से क्या संबंध है। तो ए का डी से, ए का डी से क्या संबंध होगा बताओ। ए जो है चाचा ही होगा क्योंकि ये दोनों भाई भाई हो गए आपस में, तो ये चाचा होगा तो पिता का भाई है। अब हमें यहां बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देख लो क्या हो रहा है, देखो 990 में से 962 बन रहा है, यानी कितना कम हो रहा है बताओ। यहाँ कम हो रहा है आप सभी का 28 कम हो रहा है।
यहां पर भी देखो 28 कम हो रहा है ना, यहाँ भी देखो 28 कम हो रहा है, यहाँ भी 28 कम हो रहा है, इसमें भी 28 कम करेंगे तो कितना है 878 में से 28 घटा दो, 0 50, 850, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, जिसे बोला जा रहा है कि बिहार पटना संबंधित है, झारखंड रांची संबंधित है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है आप सभी के? जयपुर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इमेज वाला क्वेश्चन है, आप सभी का आकृति वाला क्वेश्चन है। आप सभी से बोला जा रहा है कि ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? कैसे बताओगे क्या आएगा, बताओ। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये ब्लैक वाला पहले कहाँ था? राइट साइड था, फिर नीचे आया, बॉटम में आ गया, फिर लेफ्ट साइड चला गया, तो अब कहाँ जाएगा? टॉप पे जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर वाला कौन कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं है, ये नहीं है, हमें ए और डी में देखना पड़ेगा। देखो इसमें भी टॉप पर है, इसमें भी टॉप पर है। अब एरो देखो, एरो पहले कहाँ पर था? बॉटम में था, फिर इसके बाद कहाँ गया? राइट में गया, फिर टॉप पे गया, तो अब कहाँ पर होना चाहिए? लेफ्ट में होना चाहिए। तो लेफ्ट में किस में है? तो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आप सभी को सर्किल फॉलो करना था और कुछ नहीं करना था। ये भी आप सभी का एक तरह का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, भरना रहता है अक्षरों को। तो देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर देखो LMNOP, यानी कि इस तरह से आप सभी का 5 का सीक्वेंस बन रहा है। तो फिर से वही फॉलो होगा, तो L के बाद फिर क्या आएगा? M आएगा, LMNO, फिर इसके MNO आएगा यहाँ पर, फिर L के बाद फिर M आएगा, तो यानी कि MOM कहाँ पर है? बी नंबर में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि जैसे विसल को हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, तो हमें बताना है कि फ्लूट को हम ये लिखते हैं, तो हमें बताना है कि ये ट्रम्पेट को हम क्या लिखेंगे। तो हमें कुछ नहीं देखना, देखो अगर यहाँ पर देखो, तो यहाँ बोला जा रहा है विसल को अगर हम ये लिखते हैं, तो पहले मैं साफ कर दूं इसको दूसरा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो, यहाँ पर अगर आप देखें तो वी से क्या हो रहा है? डब्ल्यू हो रहा है, या डब्ल्यू से क्या हो रहा है? वी हो रहा है। तो डब्ल्यू कितने पे आता है? 23 पे आता है, 23 से 22 हो रहा है, यानी 1 घटा, 8 से 7 हुआ यानी 1 घटा, 9 से 1 घटा 8 हो गया, 19 से 1 घटा 18 हो गया, यानी एक एक घट रहा है। तो टी से 1 घटेगा क्या होगा? एस होगा, एस तो सब जगह है। आर से 1 घटेगा यानी आर 18 पे होता है, 17 पे आ जाएंगे तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। यू कितने पे आता है? तो बोलो 21 पे आता है, 21 से 1 घटेगा तो 20 हो जाएगा, यानी ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि यू की जगह पे क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। हमारे पास 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, एम से 1 घटेगा यानी कि 13 में से घटेगा 12 होगा, ठीक है। पी से 1 घटेगा, पी कितने पे आता है? पी आता है आपका 16 पे, 16 से 1 घटेगा तो कितना होगा? 15 होगा, 15 कितने पे आता है? ओ पे, तो ये हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो डी आ रहा है, डी तो नहीं हो सकता, ओ आना चाहिए हमारे पास। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप सभी का, ये आप सभी का सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 6 विद्यार्थी हैं, सारा है, टॉम है, लिली है, जॉन है, माइक है और एमा है, 6 लोग हैं। एक घेरा बनाकर, यानी एक गोल बनाकर आपका ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, गोल से बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे, यानी सभी का जो चेहरा है केंद्र की तरफ है। जॉन लिली के बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी कि पहले 6 लोग को बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बैठा लिए। जॉन लिली के बाईं ओर तीसरे है, जॉन लिली के बाईं, अगर लिली को अगर मैं यहां बना लूं, तो देखो इधर साइड वाला जो एरिया होगा वो लेफ्ट साइड चलेगा, और इधर वाला एरिया जो होगा वो राइट चलेगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि देखो हमारा चेहरा जो है वो सेंटर की तरफ है, तो ये हमारा हाथ इधर क्या होगा? इधर वाला राइट हैंड हो जाएगा, इधर वाला राइट हैंड हो जाएगा, और इधर वाला लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही होगी आप सभी को। तो बोला जा रहा है कि जॉन जो है वो लिली के बाईं ओर, बाईं ओर यानी कि भाई इधर जाना पड़ेगा हमें, लेफ्ट साइड। तो जॉन लिली के बाईं ओर तीसरा है। अब देखो यहाँ के लिखा हुआ है, के और से आप समझना हमेशा, से मतलब होता है पोजीशन को शामिल करके, यानी लिली की पोजीशन को शामिल करके तीसरी ओर, यानी 1 1 2 3 ऐसे हम करते, मगर ऐसा नहीं होगा। के बोला हुआ है तो ये लिली को छोड़कर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो लिली को छोड़कर, तो जॉन कहां पर होगा आप सभी का? 1 2 3, जॉन यहां पर आएगा आप सभी को, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है तीसरे स्थान पर है, तथा सारा और टॉम के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि सारा और टॉम के बीच में कौन बैठा हुआ है? जॉन बैठा हुआ है। तो सारा को यहां कर दे, टॉम को यहां कर दे, हो सकता है इनकी पोजीशन अलग अलग हो, यहाँ पर टॉम हो सकता है, यहाँ पर सारा हो सकता है, मगर वो बात की बात है, हम आगे देखेंगे आप सभी का, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है, टॉम जो है वो माइक का पड़ोसी नहीं है, तो माइक यहां पर कर देते हैं, क्योंकि टॉम के बगल में माइक नहीं होना चाहिए। सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही हमारा सीक्वेंस है। एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो
एमा, एमा यहाँ पर आ गई, फिर यही तो बची है हमारे पास। तो एमा के ठीक दाईं ओर, दाईं ओर देखो यहाँ आ रहे हैं हम, दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, टॉम बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, बोला जा रहा है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान बताना है। यानी ये दो जो हमें चिन्ह दिए गए इनको बदलना है हमें, यानी कि गुणा की जगह पे माइनस करना है, माइनस की जगह पे गुणा करना है। तो कर देते हैं हम, देखो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ आप देखो माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर गुणा जगह माइनस करना है, माइनस जगह पे गुणा करना है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, आप सभी को बॉड मास तो पता ही होगा, हर बच्चे को पता है बॉड मास। तो बॉड मास अगर आपको पता तो लगा लो। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 भागे 3। सबसे पहले भाग करना पड़ेगा, काटेंगे 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 5 है, 7 5 12, 12 में से 48 करेंगे -36, -36 एक ही में है, तो यही है हमारे पास राइट आंसर। ये भी देखो आप सभी का वही है, क्वेश्चन है 7 लोग हैं जो एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। 7 लोग हैं तो भाई गोल मेज पहले बना लेते हैं, ठीक है। गोल मेज नहीं बन पाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, हाँ केंद्र तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पर 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए हमने, ठीक है, 7 लोग हो गए हमारे पास। बोला जा रहा है कि वी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा हुआ है। वी जो है आर के, जैसे आर यहां हो गया तो दायां आप सभी को पता है कि इधर आएगा और लेफ्ट साइड इधर आएगा, क्लियर है, ठीक है, ये चीज तो आपको पता चल गई है। अब बोला जा रहा है कि वी जो है आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर के लिखा हुआ, समझ लेना, के दूसरे स्थान पे है, तो यहां पर वी बैठा देता हूं मैं दूसरे स्थान पर, ठीक है। यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, यू यहां बैठा हुआ है बाईं ओर, ठीक है। पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पी जो है वो टी के, पी जो है वो टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एस और टी क्यू के बीच में है, एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि एस और टी के बीच में हमारे पास क्यू आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम एस लिखें तो यहाँ पर टी लिख के यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कहीं पर बीच में हम नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं डाल सकते थे क्यू को, क्यू को हमको बीच में डालना है। अब हमारे पास बचा कौन, हमारे पास पी बचा। अब देखो ये वाली बात हो रही है क्या, पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, टी के दाईं ओर, टी अगर यहाँ पर जाएगा टी का दायां इधर ही आ रहा होगा, नहीं इधर लेफ्ट साइड आ रहा है टी का, टी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो ये गलत है हमारे पास, तो यहाँ पर टी नहीं होगा, टी हमारे पास यहाँ नहीं होगा, टी हमारे पास यहाँ नहीं होगा, ठीक है। टी को यहां करो, ठीक है, तो टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे यहां पर आ जाएगा, अब सही है हमारा, ठीक है। तो एस और टी के बीच में क्यू आ गया, क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, क्यू के ठीक दाईं ओर, तो क्यू के ठीक दाईं ओर अगर आप देखो तो टी बैठा हुआ है, ठीक है। क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, आप देखो सही से देखो कौन बैठा हुआ है, क्यू के ठीक दाईं ओर, क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, ठीक दाईं ओर बोला है ना, क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है आप सभी का, टी बैठा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पासा वाला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि सी के विपरीत कौन सा होता है, सी के विपरीत कौन सा होगा, देखो सी के विपरीत कौन सा होगा, देखो सी के विपरीत कौन सा होगा, देखो अगर यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर देखो सी और ई है, सी और ई यहां पर भी है, तो जी के विपरीत डी होगा, जी के विपरीत कौन है, डी है, ये बात समझ गए आपको। उसके बाद यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर कौन कौन सा हो जा रहा है आप सभी का, यहां पर देखो, यहां पर देखो डी और ई को देखो, डी और ई तो यहां पर है ना, तो सी के विपरीत कौन आ रहा है, एफ आ रहा है सीधा, सी के विपरीत कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है, एफ आ रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, ये आप सभी का क्या है भाई, सीक्वेंस में लगाने वाला क्वेश्चन होता है, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन होता है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करना है हमें, तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को पता है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे होता है ना, तो हमें देखना ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, 6 पे आता है, इस तरह से हमें पता है ये सीक्वेंस में आता है, हमें देखना है। देखो एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी, एल से कोई मतलब नहीं है। एल के बाद छोटा नंबर कौन सा है, देखो
ए है तो ए से हमारा शुरू होगा, यानी 5 तो सभी जगह हमें 5 से कोई मतलब है नहीं, तो 5 को हटा दो। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, हमें 1 2 3 4 में देखना है। देखो उसके बाद देखो ए से छोटा नंबर कौन सा, आई होगा, यानी कि आई आएगा। आई में हमारे पास 2 है, एक आई यहाँ पर भी है, 2 में भी है, एक आई यहाँ पर भी है। ठीक है, अब बताओ एस और के में छोटा कौन है, तो बताओ के छोटा है। के छोटा तो के पहले आएगा, यानी 3 नंबर वाला पहले आएगा, यानी कि सी नंबर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो जल्दी जल्दी कर सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो रीजनिंग के आप सभी की 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो निम्नलिखित में से कौन से अक्षर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कैसे आएगा बताओ। यहाँ पर आप सभी से बोला जा रहा है कि जी से जे हो रहा है, जे से एम हो रहा है, एम से पी हो रहा है। तो देखो जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, 10 पे आ रहा है, यानी कि 3 बढ़ रहा है। 10 से 13 हुआ, 13 16 हुआ, 16 से क्या होगा 19 होगा, 19 यानी कि एस होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हो गए। रीजनिंग के हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम कौन से करने वाले हैं, जीएस करने वाले हैं। चलो जीएस करते हैं हम सभी। ठीक है, जीएस क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन देखिए जीएस का। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो बताएंगे। तो देखिए अनुच्छेद जो आपका 324 जो है वो चुनाव आयोग से संबंध है आप सभी का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो चुनाव आयोग के बारे में अभी आपने देखा हाल फिलहाल में कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है आप सभी को। तो यहाँ पर इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आप सभी का 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था, याद रखिए पूछ लेता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है, हेड ऑफिस कहां पर है। मुख्यालय आप सभी को पता है सारे न्यू दिल्ली में होते हैं, अधिकतर न्यू दिल्ली में होते हैं। ठीक है, सभी तो नहीं कह सकते मैं, कुछ न्यू दिल्ली, अधिकतर तो न्यू दिल्ली में ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 321 किससे संबंधित है, तो ये तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब 321 के बारे में बात करें किससे है, तो ये है आप सभी का लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग आप सभी को पता ही होगा, जो आप सभी का आईएएस वगैरह के एग्जामिनेशन कराते हैं, ग्रुप ए की वैकेंसी एग्जामिनेशन कराते हैं, तो लोक सेवा आयोग से संबंधित है आप सभी का। उसमें लोक सेवा आयोग के बारे में, उसकी पावर वगैरह के बारे में यहाँ बताया गया है कि उसकी पावर वगैरह क्या है, ये सब के बारे में बताया गया। 322 के बारे में बात करें क्या कहता है आप सभी को, तो ये भी आपका लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 21 बाई लोक सेवा आयोग से ये भी संबंधित है। 323 क्या, ये भी लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अब 322 में क्या दिया, यहाँ पर पावर के बारे में बताया गया, और यहाँ पर लोक सेवा आयोग के खर्चे के बारे में बताया गया, जो भी उसका एक्सपेंडिचर होता है उसके बारे में बताया गया। इसके यहाँ पर 23 में क्या बताया गया, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। ठीक है, और हमें बताना है कि इसको कथन को पढ़ना है, और उसके बाद बताना क्या है कि सही कथनों की पहचान कीजिए। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला आप सभी से कथन बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि HYV बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों, उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। यानी कि हरित क्रांति बोला जा रहा है कि हरित क्रांति तब आई थी जब हरित क्रांति के बारे में क्या, हरित क्रांति मतलब जो हरित क्रांति आई किस लिए थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया किस लिए था, इसीलिए आया था ना, ताकि जो सिंचाई वगैरह है, खेती वगैरह है जो अच्छे से हो सके। ठीक है, उसके बाद बी नंबर देखिए, बोला जा रहा है कि इसे अमेरिका और भारत सरकार द्वारा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यानी कि जो पैसा वगैरह आया था वो कहां से आया था, भारत सरकार से भी आया था, अमेरिका से भी आया था, और ये फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन, कोई फाउंडेशन थी, वहां से आया था। देखो दोनों ही स्टेटमेंट आप सभी के राइट स्टेटमेंट है, पहला वाला भी स्टेटमेंट राइट है, इसीलिए तो हम हरित क्रांति लेकर आए थे ताकि अच्छे बीजों का इस्तेमाल करें, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें, तो ये भी आप सभी का सही है। ठीक है, और आप सभी को पता है मतलब कि इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आप सभी को पता है कि नॉर्थ एरिया, जैसे कि आप सभी आपको पता है कि यूपी में, पंजाब में इनका बहुत ज्यादा देखने को मिला, पंजाब में, हरियाणा में, तो हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा देखने का इम्पैक्ट देखने को मिला था वो नॉर्थ में ही देखने को मिला था। ठीक है, तो बढ़िया है, दोनों स्टेटमेंट आप सभी के राइट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए, यहाँ पर किसका उत्पादन के सुधार पे केंद्रित थी, क्या कौन सी ऐसी फसल थी जिसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, आप बताएंगे जल्दी से। देखो आपको पता है यूपी में सबसे ज्यादा लोग खाते क्या है, आपको पता है कि क्या खाते हैं आप सभी को, गेहूं खाते हैं और चावल खाते हैं, यानी गेहूं और धान की फसल ही सबसे ज्यादा होती है यूपी में।
बाकी अदर भी होती है मगर उतनी ज्यादा स्केल में नहीं होती, उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये क्रांति कब शुरू हुई थी, 1966 में शुरू हुई थी आप सभी के। ठीक है, यहाँ पर आप सभी की जो भी मैंने बताया था कि HYV बीजों का इस्तेमाल किया गया था, मतलब बहुत अच्छी, और खाद वगैरह सबका इस्तेमाल किया गया था, ये सब चीजें थी वहां पर। ठीक है, बहुत चीजें थी यहाँ पर जो आया था, और आज भी आप देख रहे हो कि बढ़िया चल रहा है आप सभी को। और पंजाब में आप सभी को पता है बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कर लिया गया और उर्वरकों का, तो इसके से काफी प्रॉब्लम भी हुई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है कि गोपिका वर्मा को यहाँ पर मतलब कि करंट अफेयर क्वेश्चन है 2018, देखो जिस एग्जाम में आया तो उससे आपसे पूछा गया, गोपिका वर्मा को किस बोला रहा है कि किस में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कोई क्वेश्चन कठिन है, नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, भूल सकते हैं इसको, छोड़ सकते हैं। तो मोहिनी अट्टम के लिए दिया गया था आप सभी का। ठीक है, 2018 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है निम्नलिखित में से कौन वह पहले और पहली भारतीय गायक या गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में क्या किया था भाई, अपना प्रेजेंटेशन किया था, गाया वगैरह था, जो भी था। कौन था? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में, बहुत बेहतरीन जगह, यहाँ पर उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया था, अपना जो भी गाना वाना जो था वो गाया था आपका। ठीक है, कौन था? तो आप सभी को पता है वन एंड ओनली, जो हमारे देश की सबसे अच्छी गायिका, जिनको कोई भी ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं है, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को यहाँ पर गाने का मौका मिला था। और लता मंगेशकर के बारे में पता ही आप सभी को, उनको भारत रत्न मिला था 2001 में। ठीक है, उनको पद्म भूषण मिला था 1969 में, मिल गया था। पद्म विभूषण भी मिला था 1999 में मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार थे, वो भी मिला था 1989 में। मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर इनको मिल चुकी है। उनको किन किन नाम से जाना जाता है, तो क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आप सबको? क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। आप सभी को भारत की कोकिला भी कहा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, कोकिला भी कहा जाता है, वॉइस ऑफ मिलेनियम कहा जाता है, तो बहुत सारी चीजें इनको कहा जाता है। तो लता मंगेशकर के बारे में आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाली भारतीय कौन है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 2025 के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो आप सभी को पता है कि अब इस समय इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू को ये मिला था, ये आप सभी को सम्मान जो भी था, ये सम्मान मिला था 2023 में आप सभी को। ठीक है, और बढ़िया है, और आप सभी को पता है कि बढ़िया काम भी कर रही हैं, और किस कम्युनिटी से आती हैं, किनको रिप्रेजेंट करती हैं, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, और ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है जो मतलब सूरीनाम राज्य या समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया हो। ये है ना, इनके लिए जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लाहो नृत्य जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखो लाहो नृत्य का जो संबंध है वो मेघालय से है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? ठीक है, ये यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेहदीन खलम। ठीक है, ये एक तरह का उत्सव है, एक फेस्टिवल है इनका। ठीक है, उस समय ये डांस जो होता है वो परफॉर्मेंस दी जाती है। ठीक है, ये कौन सी जनजाति करती है? तो ये जैंतिया जनजाति जो है, जहां पर ये दोनों, ऐसा नहीं कि केवल फीमेल करती है, मेल फीमेल दोनों करते हैं, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों इसको डांस करते हैं। ठीक है, और बढ़िया डांस होता है यहाँ पर, हमने तो देखा नहीं मगर फिर भी जितना सुना है। देखो यहाँ पर मेघालय में और भी डांस होते हैं, ऐसा नहीं केवल यही डांस होता है। ठीक है, लाहो नहीं, और भी होते हैं जो पूछे जाते हैं। एक आप सभी का है नोंग क्रेम होता है। ठीक है, वांगला बहुत पूछा जाता है, आप सभी का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद एक साध सुख है। ठीक है, और आपका डोर गाटा है। ठीक है, ये भी आप सभी का है। तो बहुत सारे नृत्य होते हैं आप सभी का, इस सबको देखो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं आप सभी के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित के लिए लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव लॉन्च किया है आप सभी का? किसने लॉन्च किया है आप सभी का? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा ने इसमें लॉन्च किया है आप सभी का। देखो यहाँ पर आप सभी को पता है, आजकल आपने एक और सुना होगा संचार साथी ऐप। ठीक है, संचार साथी ऐप के बारे में भी आपने सुना होगा, आजकल बहुत चर्चा में है,
जिसमें वो लोग बोल रहे थे एप्पल ने मना कर दिया कि हम भाई अपने फोन में इसको प्री इंस्टॉल नहीं देंगे, यानी कि पहले से फोन में इंस्टॉल करके नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो बताया जा रहा है कि संचार साथी जो बहुत सारी आपसे परमिशन मांगता है आपके फोन की, यानी आपकी फोटो, वीडियो, लोकेशन, एवरीथिंग आप सभी से मांगता है। तो यही यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये सरकार ने जो किया था इसलिए किया था कि मान लीजिए रास्ते पे जाते अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो फिर घर वालों के लिए लोकेशन वगैरह वो सारी चीजों की सहायता मिल जाए तुरंत, आप उस कंडीशन में नहीं हो कि फोन कर पा रहे हो। तो इसलिए उड़ीसा ने आप सभी का एक कार्यक्रम, एक तरह का प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, और भी यहाँ पर योजनाएं कई सारी इन्होंने लॉन्च की थी, जैसे मधु बाबू पेंशन योजना है, वसुंधरा योजना है, किशोरी शक्ति योजना है, 20 ग्राम योजना, बहुत सारी योजना। आपको योजना वगैरह से आप सभी को पढ़ना चाहिए, योजना वगैरह हमेशा आप सभी को अपडेट रहना चाहिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला रहा है कि सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ कौन सा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया? देखो अगर आप यहाँ पर देखो इसके नाम में ही देखो तो लिखा हुआ है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन में ग्रीन बिल्डिंग, तो ग्रीन से रिलेट होगा आप सभी का, जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा है हरित रेलवे स्टेशन, यानी कि ग्रीन रेलवे स्टेशन राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बोला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या तो स्वेच्छा से या फिर अनिच्छा से, तो वो क्या से गुजर रहा होता है? यानी ये आपका क्वेश्चन कहां से, ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमी से, ये कहां से क्वेश्चन आप सभी का? इकोनॉमी या अर्थशास्त्र से। यानी कि कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा था, उसने छोड़ दिया, अपनी मर्जी छोड़ा या फिर नौकरी छूट गई उसकी, तो वो किस कंडीशन से गुजर रहा है इस समय? ठीक है, तो वो अब देखो बेरोजगार हो गया, नौकरी उसकी जो थी वो छूट गई, जॉब उसके पास नहीं है, तो सीधी सी बात है वो बेरोजगार हो गया, रोजगार है नहीं उसके पास, तो बेरोजगारी से तो गुजर रहा है। ये तो आपको पता है किस तरह की बेरोजगारी से गुजर रहा है, वो इस समय गुजर रहा है घर्षणात्मक बेरोजगारी से गुजर रहा है। ठीक है, ये ठीक है, इस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर नौकरी इसकी छूट गई है। उसके बाद यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बात करें, जब यहाँ पर बोलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब है कि काम में कुशल संचालन के लिए आवश्यक लोगों से अधिक लोग काम करते हैं। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग काम करने लगे, यानी कि जहां पर देखो जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पर बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी जितना माल बने उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर फिर लोगों को निकाला जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। भैया अब हमारे पास ज्यादा लोग हो गए, आप बैठ जाओ घर पे। ठीक है, उसके बाद चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है यहाँ पर? ये एक अस्थायी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपको कभी काम मिल रहा है, कभी काम नहीं मिल रहा, कभी काम मिल रहा है, कभी काम नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये सब डिपेंड करता है कि सरकार आपको रोजगार दे रही है, कभी नहीं दे रही। जैसे मनरेगा वगैरह में आपको 100 दिन रोजगार मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिल रहा, 365 दिन में 165 दिन नहीं मिल रहा, 265 दिन नहीं मिल रहा, तो ये चक्रीय बेरोजगारी हो गई आप सभी की। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या है भाई? कि वर्ष के कुछ समय में जब भाई काम नहीं है, डिमांड नहीं है, तो आपको काम नहीं दिया जा रहा है, डिमांड है तो काम किए जा रहे हो। यानी कि मान लो कभी डिमांड आ रही है तो 365 दिन काम कर रहे हो, कभी डिमांड नहीं आ रही तो 100 दिन काम कर रहे हो, तो ये मौसमी है, आनी जानी वाली है। ठीक है, ये आप सभी इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? घर्षणात्मक बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल संबंधित है? यार तो हर किसी को पता है, हॉकी संबंधित है भाई, और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, इनको बहुत सारा नाम भी दिया जाता है। ठीक है, और बहुत बड़े हॉकी खिलाड़ी आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद, और इनको भारतीय मतलब हॉकी से रिलेट करते हैं, और हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये आप सभी को पता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनको पद्म भूषण मिला था, क्या मिला था भाई? पद्म भूषण जो मिला था वो कब मिला था आप सभी को? 1956 में ही मिल गया था, बताओ पद्म भूषण। और इनमें इंडिया में बहुत सारे हॉकी के मैच होते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, मगर आप सभी को पता है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए हॉकी इंडिया लीग होती है, आगा खान, ये बहुत बार पूछा जाता है, आगा खान कप किससे संबंधित है? हॉकी संबंधित है। बेटन कप भी पूछा जाता है कि बेटन कप किससे संबंधित है? ये भी हॉकी संबंधित है। ठीक है, एक नेहरू होता है, नेहरू सीनियर कप होता है, वो भी आपसे समझिए। उसके अलावा ये दो क्वेश्चन आपको ज्यादा बनते हैं। ठीक है, आगा कप और बेटन कप, ये हॉकी से रिलेट करता है, इसको याद रखिएगा आप सभी। बोला रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को पूरे देश में मनाया? कौन सा भाई? क्रिसमस है भाई, क्रिसमस मनाया, आने वाला है क्रिसमस आप सभी का। ठीक है, बोला निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से है? संगीत वाद्य सारंगी, यानी सारंगी कौन बजाता है यहाँ पर? जल्दी बता दो। देखो सारंगी कौन बजाता है भाई? निखिल बनर्जी बताते हैं। ठीक है, निखिल बनर्जी है, ये मेहर घराने से
करते हैं, देखो यहाँ पर कई सारे घराने चलते हैं। घराने का मतलब सीधी सी बात समझ लो, इनका एक ग्रुप होता है। वो लोग घराने को समझ नहीं पाते, एक ग्रुप एक कम्युनिटी है, तो उन घराने संबंध से। जैसे कि अगर आप क्रिकेट सीखने जाते हो तो कोई ना कोई आप किस में जाओगे, आप सभी किसी कोच के पास जाओगे तो उसकी एकेडमी में जाओगे, वैसे ग्रुप है। किसी कोचिंग में जाते हो तो घराना या जो बोलते हैं ना गेहाना, तो मेहर घराने से पूछ लेता कभी कभी, ठीक है। और ये सितार वादक है, सितार वादक आप सभी को पता होगा, ठीक है। इनको पद्म श्री मिला था 1968 में मिला था, पद्म भूषण मिला था आप सभी को 1987 में मिला था, ठीक है। और सारंगी कैसा होता है, तार से, वजह से गिटार होता है वैसे ही सारंगी, देख लेना आप सभी, ठीक है। और बढ़िया है क्वेश्चन, बाकी आप सभी उस्ताद बिंद खान रवैया सिंह के बारे में देख लेना। और निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीतवाद, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया आप सभी का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है, गुजरात का उत्सव नहीं है। देखो गुजरात का कौन सा उत्सव नहीं है, ये जो पतंग वाला उत्सव गुजरात में भी है, ठीक है। कच्छ उत्सव गुजरात में ही है, पैराग्लाइडिंग उत्सव गुजरात में, ये सनबर्न उत्सव जो है गुजरात का नहीं है, ठीक है। ये गोवा में होता है आप सभी का, गोवा में मनाया जाता है। यहाँ पर बहुत डांस बढ़िया सब कुछ होता है, ठीक है आप सभी का। और गुजरात में बहुत सारे और उत्सव होते हैं, जैसे कि आप सभी का नवरात्रि वगैरह आप सभी को पता है, गुजरात में बहुत भयंकर डांडिया वगैरह आप सभी को पता है। रण उत्सव भी आप सभी को होता है। उसके बाद तर नेतार उत्सव भी होता है। पतंग उत्सव तो मैंने बता ही दिया आप सभी को। ओके, आपका माडेरा माडेरा उत्सव भी आप सभी का एक होता है वहां पर गुजरात में। दिवाली तो मनाते ही है। कानकरिया एक आप सभी का, कान रिया भी होता है आप सभी का, ठीक है। और उसके बाद जन्माष्टमी मनाते हैं। शाम शाम लालजी ये भी होता है मेला। वैथा होता है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर होते हैं आप सभी के, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला रहा है कि किसकी साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकी। अच्छा कौन बोला कि, कौन सा बोला जा रहा है कि साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है। अच्छा कौन से ईयर की जो साक्षरता दर हुई थी उसमें असम शामिल नहीं था, वहां पर जनगणना नहीं हो पाई थी। तो 1981 में भाई, 1981 की जो साक्षरता दर थी उसमें असम शामिल नहीं था, ठीक है। और असम की साक्षरता दर आप सभी को पता है, वहां बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। तो 2011 में हुआ था असम में साक्षरता दर के बारे में, सबसे पहला हुआ था जो 2011 में शुरू हुआ था असम में, ठीक है। और जो वहां पर है लगभग 73% आप सभी की साक्षरता दर है वहां पर आप सभी की ने। और जो अगर मेल की बात कर ले, तो मेल की बात करें तो 78% लोग पढ़े लिखे हैं वहां पर, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। और वहां पर फीमेल जो है, फीमेल भी ऐसा नहीं कि कम पढ़े लिखे, फीमेल भी बहुत अच्छे लोग हैं। 67% लगभग लोग पढ़े लिखे वहां पर होते हैं आप सभी के, ठीक है। बढ़िया है आप सभी के, ठीक है। जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है आप सभी की, देख लीजिएगा आप सभी। अब यहाँ से आप सभी का मैथ है क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैथ है क्वेश्चन अब मध्यम से लगाना है आपको। तो बोला जा रहा है कि 72,000 रुपए को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना क्यू के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। यानी कि बोला जा रहा है कि पी के हिस्से का 6 गुना, ठीक है, क्यू के हिस्से का 2 गुने के बराबर है, जो कि आर के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो कि आर के हिस्से का 3 गुने के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अगर आप देखूं, तो आप ये कह सकते हो कि P बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 2/6 हो जाएगा। और Q बाई आर बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर काट दूं तो बोलोगे सर 1/3 हो जाएगा, यानी Q की वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी सही है। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, Q की वैल्यू यहाँ पर 3 और R की वैल्यू यहाँ पर 2। अगर मैं जोड़ दूं कितना आएगा, 6 आएगा। 6 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो बोलोगे सर 6 की वैल्यू है 72,000 के बराबर, 7200 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 12 6 72, 1200 के बराबर आएगी। हमसे बोला जा रहा है कि Q का हिस्सा कितना है, Q का हिस्सा 3 है, 3 में 12 से गुणा कर देंगे, 12 3 3600 रुपए आ जाएगा। बोला यार यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2500 रुपए, यानी इसका एमपी कितना है 2500 रुपए है, और उसका एसपी कितना है, तो बोलोगे सर 1800 रुपए है। तो डिस्काउंट कितना मिल गया भाई, डिस्काउंट घटा दो कितना हो गया, 8 7 15, तो 700 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आप सभी का। बोला जा रहा है कि 38 कलम का औसत मूल्य कितना है भाई, 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपए है। बोला जा रहा है कि 8 कलम इसमें शामिल कर लिए गए, 8 कलम और शामिल कर लिए तो कितना हो गया, बोलोगे 46 कलम हो गई। तो औसत में 4 की वृद्धि हो गई, तो यानी 29 हो गया। तो बोला कि 8 कलम का मूल्य कितना था, कैसे करेंगे बताओ। देखो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि 38 कलम अगर 25 रुपए की है,
यानी कि औसत 25 है, तो हर एक कलम 25 की होगी, यानी जो 8 कलम आई है वो भी 25 की होगी, तो 8 गुणे 25 कर देते हैं। मगर यहाँ पे 4 बढ़ा है औसत में, यानी कि 4 रुपए और बढ़ा है। 4 रुपए बढ़ा है, कितने पे बढ़ा होगा बताओ? 4 रुपए बढ़ा है, कितने बढ़ा है? सभी पे औसत 29 हो गया ना, 4 रुपए बढ़ा है सब पे, तो यानी कि 46 पे 4 रुपए और बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बचा? 25 अठे 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, यानी कि 6 से 24 का 4 ऐसे लगा 2 और 4 चौक 16 2 18, यानी कितना हो जाएगा? 384 रुपए। यानी कि 8 कलम का मूल्य कितना है? 384 रुपए। बोला जा रहा है कि 81 का 44 माइनस 11 प्लस 2 भागे ब्रैकेट में 44 भागे 22, ये है। ठीक है, देखो बॉड मास आप सभी को पता होगा ना, बॉड मास तो हर एक बच्चे को पता है। देखो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करो, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, पहले साफ कर देता हूं मैं इसको। तो ब्रैकेट सॉल्व करो, यानी बोला जा रहा है कि 44 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा बोलोगे सर? 33 हो जाएगा। 33 और 2 35 हो जाएगा, 35 ही हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 22 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 7 हो जाएगा। और 7 से 35 को काट देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है 81। ठीक है, 81 का मतलब क्या होता है? 81 गुणे 35। ठीक है, और भाई क्या हो जाएगा आप सभी का? 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो 50 से 7 से काटोगे कितना हो जाएगा भाई? 7 पच्चे 35, और इसका गुणा करेंगे कितना जाएगा? 405 हो जाएगा। बोला जा रहा है कि 7 संख्याओं के समुच्चय का औसत कितना है भाई? 7 संख्याओं का औसत कितना? 18 है। यदि एक संख्या घटा दे हम इसमें से तो 6 हो जाएंगी, और औसत कितना हो जाता है? तो बोलोगे सर औसत हो जाता है हमारा 15 हो जाता है, यानी कि 3 की कमी हो गई हमारे पास। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि हटाई गई संख्या कितनी होगी बताओ? अगर हटाई गई संख्या बताओ 3 कम हो रहा है, यानी कि जो संख्या गई होगी वो 18 तो अपने साथ लेकर गई है, 3 एक्स्ट्रा लेकर गई है, कितने भी लेकर गई है? तो बोलोगे 6 पे 3 और ले गई, तो 18 और लेकर गई है, तो 18 18 36। बोला जा रहा है कि जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 15%, 80%, 44% कमी की जाती है, तो संख्या कितनी हो जाती है? उन क्या है? 19,952 हो जाती है। तो वो संख्या कौन सी होगी? ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये नंबर कितने से कटने वाला नंबर है बताओ? तो बोलोगे सर 9 9 9 3 से कटेगा, और 2 1 3, ये भी 3 से कटेगा, यानी 3 से कटने वाला नंबर है, यानी कि इन सभी जगह पे 3 से गुणा होना ही है आप सभी का। ठीक है, देखो 15%, जैसे मान लो कोई संख्या कितनी x मान लेता है, 15% कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलोगे सर? हो जाएगा यहाँ 85%। 80% कमी करेंगे तो 20% बचेगा। ठीक है, 44% की कमी करेंगे तो वो हो जाएगा 56%। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ देखो अगर आप, तो ये 85% है, 85 यानी 8 5 13, यानी कि 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, और 6 5 11 आ रहा है। हमें बनाना है 3 का मल्टीपल, तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखो 2 2 4, ये नहीं हो सकता 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 से कटने वाला नहीं है, 3 का मल्टीपल यही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, बोला रहा है कि 47, ये भी हमारे पास वो क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन वाला। तो ब्रैकेट सॉल्व करने क्या दिक्कत है आप सभी का बताओ? यहाँ घटाओगे कितना आएगा? 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 यानी 44। 44 में से 17 घटा दो तो कितना बचेगा? 14 में से 7 जाएगा 7, उसके बाद 3 में से जाएगा 27, 27 बचेगा ना। यहाँ 27 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 27 भागे 3 यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस 4, यानी कि 4 गुणे 9 प्लस 4, तो 4 9 36, 36 और 4 40। बोला रहा है कि दो लड़के 540 मीटर पुल के विपरीत छोरों पे खड़े हुए हैं, यानी कि दो छोर है, मान लो ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे कितने मीटर का है भाई? 540 का है। वे एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति एक दूसरे के चलना करते हैं, यानी यहाँ से ये जाता है, यहाँ से ये जाता है भाई, ये 18 की स्पीड जाता है, ये 12 की स्पीड जाता है। तो आपको रिलेटिव स्पीड पता है क्या हो जाएगी? जब आमने सामने जा रहा है जुड़ जाएगा, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 30 हो जाएगा। और हमें टाइम बताना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, तो 540 बटे में 30 काट देंगे, 18 3 54, 18 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुला रहा है कि अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में
पूरा करते हैं। यानी कि अमर, समर और उमेश जो है वो 15 दिन में पढ़ते हैं, और अमर और समर जो है वो 30 दिन में पढ़ते हैं। यानी कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ करेंगे तो 1। यानी कि अमर और समर कितना काम करते हैं, 1 करते हैं। यानी अमर और समर 1 करेंगे, मगर तो यू की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 2 है, और अमर समर की वैल्यू अगर 1 है तो यू की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 तभी तो 2 बनेंगे। तो यू कितना करता है, 1 करता है। तो 30 करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। बोला जा रहा है किसी धनराशि पर 30% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपए। देखो अंतर कैसे निकलता है आप सभी को पता है। अंतर निकलता है, देखो 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है तो आपको a इंटू बी बाई 100 कर देना है, ठीक है। अब दोनों अगर देखो यहाँ पर कितना है, 30 है, तो 30 गुणे 30 बटे में 100 कर दो, 0 0 कट जाएगा, यानी ठीक है 9। 9%, 9% की वैल्यू कितने के बराबर है, तो बोलोगे सर 54 के बराबर है। 9 से काटेंगे 6 9 54 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी है, 600 के बराबर है। तो भाई 100% वैल्यू होती है, क्योंकि कोई भी धन होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आप सभी के 60,000 हो जाएगी। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन आप सभी का शुरू होता है, और हिंदी हमारा लास्ट है, उसके बाद हमारा यहाँ पर सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो हिंदी का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य व भाग्यात किसी में कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि है, जैसे यहाँ पर इसको पढ़ो, यहाँ पर पढ़ो। जब बाजार में एक जैसी अनेक वस्तु होती है तो उनकी मांग को बढ़ाने का उपाय विज्ञापन है। यानी आपको बताना है यहाँ पर गलती कहाँ पर है, तो गलती यहाँ पर देखो, देखो अनेक क्या है, एक अनेक एक प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ भाई बहुवचन ही आना चाहिए। अगर एक विशेषण बता रहा है, विशेषण है वस्तु का, वस्तु के बारे में बता रहा है कि वस्तु कितनी है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है, तो ये बता रहा अनेक वस्तुएं, तो वस्तुएं होना चाहिए ना, ये वस्तुएं होना चाहिए। तो अनेक वस्तुएं, अनेक वस्तुएं, यहाँ पर गलती है आप सभी का। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। बोला जा रहा है कि मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है, मेरा और उसका घेर संबंध नहीं हो सकता, घोर संबंध नहीं हो सकता, घना संबंध नहीं हो सकता। पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। एक चाय का प्याला ले आओ, तो एक चाय का प्याला ले आओ। चाय एक चाय का प्याला नहीं होता, चाय का एक प्याला होता है। चाय का एक प्याला ले आओ, चाय का एक प्याला ले आओ, ठीक है। दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। तिनके का सहारा होना, तिनके का सहारा आप सभी को पता है भाई, भाई जहां पर थोड़ी सी मदद मिल रही है आपको, थोड़ी सी जहां पर मदद मिल रही है आप सभी को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किसी सूरत में, किसी सूरत में यानी कि हर हाल में, बोलते हैं ना मुझे किसी सूरत में ही सिलेक्शन लेना है, तो हर हाल में सिलेक्शन लेना है। अंडे से जन्मा हुआ क्या कहेंगे मेरे भाई बताओ, उसको अंडज कहेंगे भाई। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन कीजिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। पुलिस को कुछ क्या मिले होंगे भाई, क्या मिले होंगे, पुलिस को सुराग मिले होंगे। पुलिस क्या ढूंढती है, सुराग ढूंढती, सुराग मिले होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। जल्दी बताएंगे। हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं क्या है, जंगम है। जंगम मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो। जंगम अवस्था में रहती है। जंगम अवस्था मतलब क्या रहती है बताओ, जंगम अवस्था मतलब क्या होता है। इस मतलब जंगम मतलब कि रुकी हुई है, जमी हुई है, स्थावर है भाई, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्य की पहचान कीजिए जिनमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का विकल्प कीजिए। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते हैं, तो यहाँ कोई गलती है क्या। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि, देखो यहाँ पे की लिखा हुआ है, इस की को ऐसे नहीं लिखेंगे, इस की को ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पे गलती है आप सभी को, ठीक है। बोला रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प। पर्यायवाची बताना है आपको। बता रहे फसल का, फसल का पर्यायवाची कौन सा होता है, फसल का पर्यायवाची क्या होता है जल्दी बता दो। फसल का पर्यायवाची होता है खीरम, खीरम, ठीक है। खीरम बोलते हैं, उपज भी बोलते हैं,
ठीक है, पैदावार भी बोलते हैं, और उसके बाद सस्य भी बोलते हैं, ये भी याद रख लो। ठीक है, और बहुत बढ़िया है। और खसीस का मतलब क्या होता है? कंजूस हो गया। ठीक है, ये सब है। सूम, कंजूस को सूम भी बोलते हैं। ठीक है, मत्सर भी बोलते हैं, कृपण भी बोलते हैं। कृपण भी आप याद रखना, कृपण मतलब भी कंजूस होता है आप सभी का। ठीक है, और खंग मतलब क्या होता है? खंग मतलब होता है आपका चूहा वगैरह। ठीक है, मूसक, उदर, इसको उंदर भी कहते हैं आप सभी का। ठीक है, मूसटा भी कहते हैं, मूसा भी कहते हैं ना, मूसटा भी कहते हैं। खंग मतलब चूहा होता है। ठीक है, आखू मतलब क्या होता है? ठीक है, देख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ से, और यहीं से हमारा मॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है आप सभी का। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, कितने सही हो ये भी बताइएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ वगैरह आप सबको टेलीग्राम पे दे दूंगा। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक जरूर कर देना। एक लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है भाई। लाइक तो अगर आप नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।